इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक वीपीएस क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। कैसे एक बड़े सर्वर को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्रिएट किया जाता है और हम वीपीएस का यूज़ करके क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में एक वीपीएस के ऊपर एक बैकएंड नोड.जेएस की एप्लीकेशन डिप्लॉय करके बताया था। वहाँ पर मैंने डिटेल में ये नहीं बताया था कि वीपीएस क्या होता है। वही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मार्कडाउन फाइल बना के रख ली है, व्हाट इज़ अ वीपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और यहाँ पे मैंने एक मार्कडाउन फाइल बना के रखी है, मैं इसी को पढ़ूँगा और एक-एक करके मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा, ठीक है? और हम इसको एक वीपीएस को यूज़ करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, अ वीपीएस इज़ योर ओन प्राइवेट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वीपीएस जो है, वो एक आपका कंप्यूटर है, लेकिन वो आपके पास नहीं, आपके घर पर नहीं है। वो कहीं डेटा सेंटर के ऊपर रखा है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? तो आप अगर आपके घर पे नहीं है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर पाएँगे? तो जो भी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स होते हैं, उसको यूज़ करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर फाइल्स रखने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, सर्वर रन करने के लिए, हम एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। आप इसके बारे में पढ़ना, अगर आपको नहीं पता है, एसएसएच प्रोटोकॉल, ठीक है? तो एसएसएच एक कमांड लाइन टूल होता है, जो कि हम टर्मिनल के अंदर रन कर सकते हैं और विंडोज़ के अंदर ये इंस्टॉल्ड होता है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, जैसे अगर आप टर्मिनल के अंदर एसएसएच लिखेंगे, एसएसएच, तो ये ऐसा कुछ आउटपुट लेके आएगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि कमांड नॉट फाउंड। ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे विंडोज़ के सर्च में सर्च करिए, विंडोज़ के सेटिंग्स में ऑप्शनल फीचर्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ऑप्शनल फीचर्स के अंदर व्यू फीचर्स जब आप करेंगे और यहाँ पे एसएसएच सर्च करेंगे, तो एसएसएच क्लाइंट दिखेगा। इसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना। मेरे में रिमूव का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा अगर इंस्टॉल नहीं है तो। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप अपने टर्मिनल को एक बार रिस्टार्ट कर देना। उसके बाद आप एसएसएच कमांड को अपने टर्मिनल के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे सिस्टम के अंदर एसएसएच क्लाइंट इंस्टॉल्ड होता है और जिस मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि डेटा सेंटर के ऊपर रखी है, वहाँ पर एसएसएच सर्वर इंस्टॉल्ड होता है, जिसके कारण से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर एक क्लाइंट और एक सर्वर होता है। क्लाइंट एक सर्वर के अंदर जो भी डेटा रखा है, उसको ओपन करके देखता है ब्राउज़र के अंदर, जैसे हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम होता है। एक सर्वर है, जो कि पूरे मशीन का ही एक्सेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? तो इसके थ्रू हम उस मशीन को एक्सेस करते हैं अपने लोकल मशीन से। तो हम ऐसी मशीन्स क्यों चाहते हैं? अगर हमें कुछ 24/7 कुछ काम करके रन करवाना है, जैसे कि वेबसाइट होस्ट करना, तो वहाँ पर हम अ, अपना सर्वर होस्ट करते हैं, अपने लोकल होस्ट पे नहीं कर सकते हैं। एक तो ये लिमिटेशन है कि हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं होती है, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होती है, लेकिन वो भी हम ले सकते हैं आईपी प्रोवाइडर से। अगर आपके पास वाईफ़ाई है तो उसका चार्ज लगता है मंथली। हम अपने राउटर के लिए एक आईपी एड्रेस ले सकते हैं और अपने लैपटॉप को एकदम फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% ये वर्क करेगा। एचटीटीपीएस वेबसाइट आपके सर्वर से ही, मतलब आपके लैपटॉप से ही, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ये मैंने हाथ में उठाया ना, इसी से लाइव हो जाएगी, ठीक है? 100% एचटीटीपीएस वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप से डायरेक्टली एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। ये चीज़ हम अपने लैपटॉप का यूज़ करके कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम लैपटॉप का यूज़ करके कर सकते हैं, वही चीज़ हम सर्वर का यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि वो सर्वर्स चौबीसों घंटे रन करने के लिए बने होते हैं। हम अपने लैपटॉप को अगर चौबीसों घंटे रन करेंगे ना, तो उसकी जान निकल जाएगी, खराब हो जाएगा कुछ महीनों में ही। मैंने नोड.जेएस कोर्स के अंदर चौबीसों घंटे रन करके उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके दिखाया था अपने एक ऑनर के लैपटॉप को, और वो आज के टाइम पर खराब हो चुका है। कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए रन कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे, मतलब 24/7 365 डेज़ ऐसा नहीं रन कर सकते हैं। ये लैपटॉप्स ऐसे बने हैं, जैसे हम लोग को नींद चाहिए 7-8 घंटे की रोज़, वैसे ही इनको भी नींद चाहिए 7-8 घंटे की, ठीक है? हमें इसको स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा, आराम, थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा इसको, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहें, तो आप ऐसे कंप्यूटर अपने घर के अंदर भी बना सकते हैं, जो कि चौबीसों घंटा रन करने के लिए बने हों, ठीक है? आप बना सकते हैं खुद से। लैपटॉप चौबीसों घंटा रन करने के लिए नहीं बनते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर्स ऐसे बना सकते हैं जो चौबीसों घंटा रन हो। उसके ऊपर आप पूरे साल के लिए, मतलब पूरे साल क्या, लाइफ टाइम के लिए, जब तक वो कंप्यूटर जब तक अवेलेबल है, तब तक के लिए आप
अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और पहले के टाइम पर ऐसे ही किया जाता था। पहले अपने गैराज में, अपने ही घर के अंदर लोग सर्वर्स रखते थे, सर्वर्स बिल्ड करते थे और वहीं पर वेबसाइट्स रन होती थीं। लेकिन उसका ड्रॉबैक होता है, जैसे लाइट चली गई तो हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, हमें कूलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आपको ये करके देखना चाहिए, ठीक है? कि कैसे हम अपने लैपटॉप से डायरेक्टली बिना किसी बीच में किसी थर्ड पार्टी सर्विस के हम डायरेक्टली एचटीटीपीएस वेबसाइट पब्लिकली होस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने नोड.जेएस कोर्स के अंदर भी बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे नोड.जेएस कोर्स को चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर अगर हम मार्कडाउन को आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, इट लिव्स इनसाइड अ बिग पावरफुल फिजिकल सर्वर बट बिहेव्स लाइक अ सेपरेट मशीन। मतलब जो सर्वर्स के अंदर, जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनके अंदर जो सर्वर्स होते हैं, जो एक-एक कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि 500 जीबी की रैम होगी, ठीक है? 100 टीबी की स्टोरेज होगी, काफ़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 128 कोर्स का प्रोसेसर होगा या और भी ज़्यादा कोर का प्रोसेसर होगा। तो काफ़ी पावरफुल मशीन्स होती हैं, उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है? छोटे-छोटे मशीन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिज़िकली नहीं, सॉफ्टवेयर के लेवल पर डिवाइड किया जाता है। कैसे किया जाता है आगे हम देखेंगे, ठीक है? तो एक फिजिकल सर्वर के ऊपर 100-150 मशीन्स हो सकती हैं। इट लिव्स इनसाइड अ बिग पावरफुल सर्वर बट बिहेव्स लाइक अ सेपरेट मशीन, ठीक है? तो वीपीएस जो होता है वो बड़े-बड़े सर्वर्स के ऊपर होता है। मतलब जो सर्वर के ऊपर मशीन होती है डेटा सेंटर्स के अंदर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि 100 जीबी से ज़्यादा रैम होगी, कई सारी मतलब 100-100 टीबी से ज़्यादा उसके अंदर स्टोरेज होगी। ऐसे ही कई 100 कोर्स का उनका सीपीयू होगा, लेकिन उसको सेपरेट मशीन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक मशीन का अपना खुद का ओएस होता है। तो एक फिजिकल सर्वर के ऊपर कई सारे ऐसे वर्चुअल सर्वर्स हो सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं। उनका खुद का ओएस रहेगा, उनको खुद मतलब उनका खुद का सीपीयू रहेगा एक तरह से, मतलब सीपीयू के कुछ कोर्स को उस पर्टिकुलर वीपीएस को असाइन कर दिया जाता है और ऐसे ही कुछ रैम को असाइन कर दिया जाता है, कुछ स्टोरेज को असाइन कर दिया जाता है। फुल कंट्रोल लाइक अ रियल कंप्यूटर। तो जब हम वीपीएस को यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का ही एक्सेस मिला है। जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, इसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो इसके अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और 2 विंडोज़ इंस्टॉल कर लें। एक विंडोज़ 10, एक विंडोज़ 11 ऐसा इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक उबुंटू इंस्टॉल कर लें या और एक विंडोज़ इंस्टॉल कर लें। तो ऐसे ही इसको डिवाइड कर दिया जाता है और ज़्यादातर हम उबुंटू या लिनक्स का ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो इसका अपना खुद का स्टोरेज, सीपीयू, रैम ये सब होता है। फुल कंट्रोल लाइक रियल कंप्यूटर। इवन दो मल्टीपल वीपीएस लिव ऑन द सेम फिजिकल सर्वर, दे डू नॉट इंटरफियर विथ ईच अदर। तो जो वीपीएस के फिजिकल सर्वर्स होते हैं, मतलब वीपीएस जो होता है उसका जो फिजिकल सर्वर है वो कई सारे सर्वर्स का सेम रहेगा, लेकिन एक दूसरे के डेटा से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, उनका स्टोरेज कंप्लीटली सेपरेट होता है, ठीक है? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फिजिकल सर्वर एक बड़ा अपार्टमेंट है, वीपीएस एक फुल्ली इंडिपेंडेंट फ्लैट है एक बिल्डिंग के अंदर, उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है? इसका अपना खुद का डोर है, अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी कोटा है, वाटर कोटा है, फुल प्राइवेसी है उसके अंदर, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। अब ये कैसे वर्क करता है, कैसे एक फिजिकल मशीन को अलग-अलग वीपीएस के अंदर या फिर अलग-अलग मशीन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र का यूज़ करके इसको वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, और हाइपरवाइज़र टेक्नोलॉजी है जो कि वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करती है, ठीक है? वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम हम अलग-अलग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये होता है जो टेक्नोलॉजी है हाइपरवाइज़र, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको मैं नोड.जेएस कोर्स के अंदर पढ़ाऊँ, एडवांस नोड.जेएस कोर्स के अंदर, ठीक है? तो ये क्या करता है, टेक्स वन पावरफुल सर्वर, स्लाइसेस इनटू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, एलोकेट्स फिक्स रिसोर्सेज टू ईच वीपीएस, ठीक है? सो ईच वीपीएस इज लाइक 2 जीबी रैम, 4 मतलब 2 सीपीयू हो गया, 2 कोर सीपीयू हो गया, 4 जीबी रैम, 80 जीबी एसएसडी, मतलब ऐसा कुछ करके ये डिवाइड कर देता है बड़े कॉन्फ़िगरेशन को। दोज़ रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड फॉर यू, ये हमारे लिए रिजर्व्ड होते हैं। कई बार हम शेयर्ड वीपीएस भी लेते हैं, मतलब हमारा जो कोर होगा वो शेयर्ड होगा, बाकी कुछ नहीं शेयर होगा, डेटा नहीं शेयर होता है, मतलब स्टोरेज, रैम ये नहीं शेयर होता है, मेनली कोर्स कई बार शेयर्ड हो जाती हैं, तो उसका प्राइस हमें कम देना पड़ता है। नो स्टेलिंग, नो शेयरिंग, नो अंडरलोड, ठीक है? तो इस तरह से एक वीपीएस क्रिएट होता है।
अब आप वीपीएस के साथ क्या-क्या काम कर सकते हैं? वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको प्रैक्टिकल वीपीएस एक्सेस करके दिखाता हूँ एसएसएच के थ्रू। तो मेरे पास ये होस्टिंगर का एक वीपीएस है यहाँ पर, और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर इसका सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज, डिस्क यूसेज, ये सारा कुछ दिखा रहा है। अगर हम इसके ऊपर मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है एसएसएच कमांड, इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो भी वीपीएस होते हैं, ये आपको फ्री में नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको परचेज करना पड़ता है। एक बार मैं बैक जाके परचेज करके दिखा देता हूँ कैसे परचेज होता है। यहाँ पर जैसे गेट न्यू प्लान के ऊपर क्लिक करना है। आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको बीच में ही बटन दिख जाएगी, फिर केवीएम, ठीक है, और फिर आपको अपना रीजन सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत सारे लिनक्स के ही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। कुछ कुछ जगहों पे आपको विंडोज़ का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि AWS के अंदर, लेकिन ज़्यादातर विंडोज़ को यूज़ नहीं करता है। हम ज़्यादातर उबंटू ही यूज़ करते हैं सर्वर्स के ऊपर। तो हम उबंटू सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, जिसका यूज़ करके आप लॉगिन करेंगे। तो अभी मैं क्रिएट नहीं करूँगा। चलो अभी मैं डाल के आगे बढ़ लेता हूँ। यहाँ पे एक पासवर्ड, ये पुराना सेव्ड पासवर्ड है, वही डाल देता हूँ। ये करके मैं नेक्स्ट करता हूँ, और बाकी सारा अनचेक करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं, ये वैसे ऐड कर सकते हैं, ये फ्री में है। ये करके हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको ये प्राइस का ऑप्शन दिखेगा। आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे 1 कोर सीपीयू मिलेगा, यहाँ पे 4 कोर सीपीयू मिलेगा, और 50 जीबी की एसएसडी मिलेगी आपको, एनवीएमई एसएसडी, और 4 टीबी की बैंडविड्थ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बैंडविड्थ यानी कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको डेटा मिलेगा, और यहाँ पे इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है अगर आप टेस्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग प्लान्स हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी डबल है, लेकिन प्राइस डबल नहीं है, प्राइस थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही ये 4 कोर सीपीयू का है, 16 जीबी रैम है। तो इसको जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही वाला मेरा वो है, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर मुझे 24 मंथ्स के लिए परचेस करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, 12 मंथ्स के लिए परचेस करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप कूपन कोड प्रो कोडर यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ये बोल रहा है दिस कूपन डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको दिखाएगा, क्योंकि ये मेरा ही अकाउंट है और मैं ही अपना कूपन कोड यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। फिर ये करके आप चूज़ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी मेथड का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक मशीन मिल जाएगी। मैं भी बैक आ जाता हूँ। आपको एक मशीन मिल जाएगी इस तरह से, और आप इसको एक्सेस कर पाएंगे एसएसएच का यूज़ करके। तो पिछले वीडियो में मैंने एसएसएच और पासवर्ड का यूज़ करके एक्सेस करके दिखाया था। इस वीडियो में हम एसएसएच कीज़ ऐड करते हैं इसके ऊपर। तो यहीं पे कहीं ऑप्शन होगा एसएसएच कीज़ का, या फिर बैक जाएंगे तो एसएसएच कीज़ का ऑप्शन होगा यहाँ पे। इधर मैं सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एसएसएच कीज़ का ऑप्शन है, ऐड की यहाँ पे है। तो एक एसएसएच की ऐड करने के लिए हम ये कमांड रन कर सकते हैं। ये कमांड अगर रन करेंगे तो एक एसएसएच की जनरेट हो जाएगी। 2 की जनरेट होंगी, एक हमें प्राइवेट के अंदर रखना है अपने सिस्टम के अंदर, और एक यहाँ पे अपलोड करना है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं कमांड के अंदर रन करूँ ये, तो ये की जनरेट हो जाएगी, और यहाँ पे हम अपना ईमेल दे देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें फाइल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे होस्टिंगर की ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ हम पैराफ्रेज अगर चाहें तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम एंटर करके ऐसे आगे बढ़ जाएंगे और हमारी की जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 कीज़ जनरेट हुई हैं, एक प्राइवेट की है, ये प्राइवेट की है, और एक पब्लिक की है। प्राइवेट की आपको किसी को शो नहीं करना होता है, पब्लिक की आप शो कर सकते हैं, लेकिन जो अपने सर्वर के ऊपर इसको ऐड करेगा उसी का सर्वर आप एक्सेस कर पाएंगे। तो हमें पब्लिक की का पाथ नहीं, पब्लिक की का वैल्यू पूरा कॉपी कर लेंगे। इसके अंदर जो भी है सब कुछ हम कॉपी कर लेंगे, और इधर यहाँ पे ऐड एसएसएच की के ऊपर क्लिक करेंगे, और इधर हम ये की पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी की यहाँ पे ऐड हो गई है, और यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं, और इसका नाम मैं होस्टिंगर की दे देता हूँ, जैसे हमने लोकल के अंदर दिया था, और इसको करके सेव कर देंगे। अब हम बिना पासवर्ड के एक्सेस कर सकते हैं, और ये ज़्यादा सिक्योर तरीका है, हमें यही चीज़ यूज़ करना चाहिए। देखो ये पब्लिक की ऐड हो गई है। अब हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, हमें अपने प्राइवेट की को एक सिक्योर फोल्डर के अंदर रख लेना चाहिए। हमारी प्राइवेट की है ये प्राइवेट की है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे इसका पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी पाथ। हम इसका फुल पाथ कॉपी कर लेंगे, और टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे SSH-I और फिर इसका पाथ ये दे देंगे। और उसके बाद हम अपना ये यहाँ पे जो था, एक मिनट, ये यूज़र नेम और आईपी एड्रेस,
ये चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है? तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। देखो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस हो गया बिना पासवर्ड पूछे। इसको मैंने पहले एक बार एक्सेस किया था, इसीलिए एक बार जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे ये यस या नो पूछेगा, आपको यस करना है, उसका फिंगरप्रिंट ये सेव कर लेगा, ठीक है? तो अब हम इसके अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर मेरा एक सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर एलएस करता हूँ तो यहाँ पे नोड ऐप डॉट जेएस ये रन हो रहा है, ठीक है? मतलब नोड जेएस ऐप विथ एचटीटीपीएस ये रन हो रहा है, और ये प्रोकोडर डॉट क्लाउड डोमेन से कनेक्टेड है, डॉट क्लाउड। ये देखो ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है, और इसको मैंने PM2 का यूज़ करके रन किया है। पिछले वीडियो में मैंने वैसे ही रन कर दिया था, लेकिन अगर आपको 24/7 रन करना है तो PM2 एक लाइब्रेरी होती है नोड.js की, इसका यूज़ करके मैंने रन किया है। तो हमारा ये ऐप रन हो रहा है। अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं यहाँ पे PM2 स्टॉप 0 इसकी आईडी डाल सकता हूँ, तो ये स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ये स्टॉप होगा यहाँ पे ये रन करना बंद हो जाएगा। ये देखो ओपन नहीं हो रहा है। जैसे लोकल होस्ट के अंदर हमारी वेबसाइट होती है ना, हम अपना सर्वर स्टॉप कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है रन करना, वैसे ये भी है। मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, देखो अभी तक ये ओपन नहीं हो रहा है। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा इधर तुरंत एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखो तुरंत ओपन होने लगा ये। देखो फिर से मैं न्यू इनकॉग्निटो टैब के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको स्टॉप करूँगा, ये रियल टाइम में हम कर रहे हैं। देखो ये ओपन नहीं हो रहा है, ओपन ही नहीं होगा ये। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ये देखो ओपन हो गया, ठीक है? तो ये हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डायरेक्टली एक वीपीएस के ऊपर होस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ आप अपने खुद के लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका लैपटॉप 24 घंटा नहीं रन कर सकता, और आपके लैपटॉप के पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होती है, ठीक है? इसलिए भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। ये हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस है 145 और फिर .223 ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है? तो इसी के थ्रू हम अपने वेबसाइट को लाइव करते हैं। अभी यहाँ पर हम वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मतलब पर्सनल ब्लॉग्स किसी भी तरह की वेबसाइट्स हम होस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी रिलायबल और काफ़ी चीप रहता है, ठीक है? काफ़ी अफोर्डेबल होता है। आप बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स को अगर आपको मैनेज करना आता है सर्वर को, तो आप इसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेवऑप्स अच्छे से आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट और सर्वर्स को कैसे मैनेज करना है वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ आता है तो आप काफ़ी कम पैसे में अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं, ठीक है? डिप्लॉय बैकएंड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। रन डेटाबेस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और आपको जानना है कि कैसे नोड.js सर्वर को होस्टिंगर के वीपीएस के ऊपर रन करते हैं, तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है? तो प्राइवेट सर्वर फॉर लर्निंग, आप लर्निंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए कर सकते हैं। क्लाउड रिप्लेसमेंट, मतलब आप AWS के ऊपर सीखने की बजाय, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आप यहाँ पर अपना सारा एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ सर्विस रन करनी है। वीपीएस काफ़ी सिक्योर होता है, आपको SSH कीज़ का ही यूज़ करना है, पासवर्ड लॉगिन नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको डिसेबल भी कर देना चाहिए, ठीक है? वाई एवरी बैकएंड डेवलपर शुड यूज़ वीपीएस, क्योंकि ये आपको बताता है कि सर्वर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे सर्वर के ऊपर एक एप्लीकेशन को मैनेज करना किया जाता है। और जब आप AWS नहीं, वर्सल या फिर रेंडर या फिर ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे, उन सब के ऊपर जब आप डिप्लॉय करते हैं ना, तो वो आपको सीखने का मौका ही नहीं देती, वो ऑटोमेटिकली सारा डिप्लॉय कर देती हैं, और वो सर्वरलेस इन्वायरमेंट के ऊपर डिप्लॉय करती हैं, ठीक है? तो आपको पता ही नहीं चलेगा सर्वर कैसे वर्क करता है। ये लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीखने के लिए एक सर्वर परचेज करना चाहिए, एक वीपीएस एटलीस्ट 1 मंथ के लिए परचेज करना चाहिए, ठीक है? और फ्री में कोई क्यों देगा आपको? फ्री में ज़्यादातर सर्वर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको मशीन मिलती है, आपको कंप्यूट मिलता है, यानी कि सीपीयू का एक्सेस मिलता है, आपको रैम मिलती है, इसीलिए आपको इंटरनेट मिलता है, इसीलिए आपको ये फ्री में नहीं मिलता, आपको परचेज ही करना पड़ता है। जैसे सर्वरलेस जो होता है, वहाँ पे आप फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तभी आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको 24 घंटे के लिए एक सर्वर मिल जाता है, ठीक है? तो ये इंटरनेट के ऊपर ऐप्स कैसे डिप्लॉय होती हैं, फेलियर कैसे होता है, कैसे हम सर्वर्स को मैनेज करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्रोडक्शन सिस्टम कैसे बिल्ड होते हैं, इसके लिए आपको ये वीपीएस आना चाहिए। एक सर्वर को कैसे मैनेज करना है आना चाहिए। फ्रेमवर्क चेंजेस, क्लाउड चेंज हो सकता है, सर्वर फंडामेंटल स्टे फॉरएवर, मतलब आप चाहे होस्टिंगर पे सीखें, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखें, जो क्लाउड का सर्वर का मैनेजमेंट है, सर्वर का फंडामेंटल वो सेम रहेगा।
वन लाइनर समरी यहाँ पे लिखी है, अ वीपीएस इज योर ओन इंटरनेट कंप्यूटर वेयर यू कैन बिल्ड, डिप्लॉय, ब्रेक, फिक्स एंड ट्रूली अंडरस्टैंड बैकएंड सिस्टम्स। ठीक है, वीपीएस के ऊपर आप बहुत ही अच्छे से कुछ भी सीख सकते हैं। अब प्रोडक्शन के ऊपर आपका अगर कोई प्रोडक्शन का वीपीएस है तो उस पे बहुत ज़्यादा मत सीखिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी। आप एक प्राइवेट सर्वर ले लीजिए छोटा सा, उसके ऊपर अच्छे से आप कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी इंस्टॉल करिए, कुछ भी दिक्कत करिए, कुछ भी होगा आप फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। मतलब जैसे मान लो कुछ दिक्कत हो गई, कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो आप री इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे होगा सेटिंग्स के अंदर, देखो री इंस्टॉल का यहाँ पे ऑप्शन था, इधर ही कहीं था, रीसेट फायरवॉल है, इधर ही ऑप्शन रहता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ओएस पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखो री इंस्टॉल ओएस, तो आप री इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका मशीन फिर से नया मशीन हो जाएगा। ठीक है, डेटा लॉस हो जाएगा लेकिन आपकी मशीन फिर से वर्क करने लगेगी। ठीक है, तो एक बटन दबाना है आपको री इंस्टॉल का और री इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा ओएस नया बन जाएगा। तो आप सीखने के लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वीपीएस क्या होता है, आपको क्यों एक वीपीएस यूज़ करना चाहिए। वीपीएस लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप होस्टिंगर को ज़रूर चेकआउट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से एक वीपीएस परचेज करके एटलीस्ट 1 मंथ के लिए ट्राई करिए, एक वेबसाइट को होस्ट करिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर्वर्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।